Hello. So we are going to Good start. evening. Very good evening. जो डाउट्स हैं वो हम सॉल्व करके भेज देंगे। फिलहाल क्रिटिकल एंगल एक ऐसा टॉपिक था जो आपने नहीं पढ़ा था, इसीलिए कुछ लोगों को डाउट होगा, तो वो हम क्रिटिकल एंगल कवर कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को अभी लेंसेज में क्रोमैटिक एबरेशन देखना है। लेंसेज में क्रोमैटिक एबरेशन का क्या मतलब आ जाइए सीधे सीधे टॉपिक पर आइए। एबरेशन एक्चुअली में लेंस में जो डिफेक्ट होता है इन फॉर्मिंग द इमेज, दैट इज कॉल्ड द एबरेशन। यानी लेंस से जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती जैसी आप डायरेक्ट विद द नेक्ड आई देखते हैं। जब आपने लेंसेज का इस्तेमाल किया तो आपको जो इमेज मिलती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी चेंज मिलती है। जैसे आप कैमरे पर मुझे देख रहे हैं तो मैं उतना साइन नहीं मार रहा हूं, उतना ग्लो नहीं कर रहा हूं जितना मैं डायरेक्टली करता, या जितनी क्लियरिटी के साथ आप मुझे डायरेक्ट फेस करते थे उतनी क्लियरिटी के साथ आप मुझे या बोर्ड को फेस नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओइंग टू द यूजेस ऑफ लेंस। हमने लेंस यूज कर दिया, आपके आई और हमारे रिप्रेजेंटेशन के बीच में एक लेंस यूज हो रहा है। वो लेंस इमेज को मेरे बॉडी और बोर्ड से रिफ्लेक्टेड रेस को कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। लेंसेज के से बनने वाली इमेज में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, इनको हम एबरेशंस कहते हैं। होती तो बहुत सारी हैं, हमें सिर्फ दो देखना है। द वन इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन, chromatic aberration, and other is called spherical aberration. Spherical aberration ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है आपके सिलेबस में। स्फेरिकल एबरेशन होता ये है कि जब एक लेंस पर व्हाइट लाइट हिट कराई जाती है, व्हाइट लाइट क्योंकि होनी तो व्हाइट लाइट ही है। डेली लाइफ में हम लोग व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि व्हाइट लाइट में हम आई पर जोर कम देते हैं और क्लियर विजिबिलिटी होती है, अच्छा भी लगता है। पहले हम लोग पीली लाइट का इस्तेमाल करते थे, बल्ब कहते थे उसको, लेकिन मजा नहीं आता था। ट्यूबलाइट लगाते थे हम लोग, वो बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली, तो उस ट्यूबलाइट में फिर हम लोग पढ़ते थे। तो उस ट्यूबलाइट की जो लाइट थी वो एकदम सफेद होती थी, तो लाइट जब एकदम सफेद होती थी तो पढ़ने में आनंद आता था, तो लड़ते थे हम लोग उस व्हाइट लाइट में पढ़ने के लिए। तो अब तो येलो लाइट कम ही देखने को मिलती है। एक्चुअली में येलो लाइट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे डस्ट है, धुंध है, देखिए रोड की जो लाइट होती है हाईवे पर, मैं मोहल्ले की लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लाइट येलो, उसको सोडियम वेपर लैंप कहते हैं, वो येलो होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत धूल उड़ रही होगी, धुंध होगी या फिर क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उस केस में येलो लाइट का पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बहुत हाई होता है और काफी दूर तक साफ साफ दिखता है। जबकि व्हाइट लाइट जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द डस्ट एंड फ्यूम्स, इस वजह से जो क्लियरिटी है वो कम होती है। अब तो मोहल्ले में भी वो एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एलईडी, व्हाइट एलईडी लगा दे रहे हैं, तो ठीक है लाइट, लेकिन हाईवे पर हम व्हाइट एलईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये आगे आएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम व्हाइट लाइट एक लेंस से गिरा है। अब आपने पढ़ा था कि एनवी ग्रेटर देन एनआर, क्यों याद है? वायलेट रे faces high refractive index in comparison to the red ray। तो वायलेट रे जो फेस करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेड रे से ज्यादा होता है। अब जरा लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस भी खींच लीजिए। लेंस का जरा फोकल लेंथ का लेंस मेकर फार्मूला याद कीजिए, तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यानी 1/f और नॉमिनेटर में था n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दैट इज नॉमिनेटर में n है, डिनोमिनेटर में f है। इसका मतलब है यहां से आ रहा है फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर वायलेट रे के फोकल लेंथ की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर वायलेट हो जाएगा। और अगर हम रेड रे के लिए लिखे तो फोकल लेंथ ऑफ रेड रे प्रोपोर्शनल टू 1/nr हो जाएगा। यहाँ से एनवी अगर आप देखें तो एनवी प्रोपोर्शनल टू 1/nr
FV हो जाएगा। यहाँ से NR मतलब इसको इधर कर ले रहे हैं, इसको उधर कर ले रहे हैं, तो इस केस में ये हो जाएगा यहाँ पे NR प्रोपोर्शनल टू 1/FR। अब आपको यहाँ NV और NR है, ये NV की जगह 1/FV, NR की जगह 1/FR रखना है, तो ये हो जाएगा, इसमें लाके रखेंगे तो NV की जगह हो जाएगा 1/FV, हो जाएगा ग्रेटर देन 1/FR। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, FR इधर लेके आइए, FV इधर लेके आइए, आपको मिलेगा FR ग्रेटर देन FV। मतलब रेड रेज फोकसेस far apart in comparison to the violet ray, यानी कि जब व्हाइट लाइट लेंस पे गिरती है तो डिस्पर्जन की वजह से डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। नाउ रेड रे फोकसेस फार अपार्ट इन कंपैरिजन टू द वायलेट रे। ये जब फोकस हुई तो ये डिफरेंट पॉइंट पर फोकस हो गई डिफरेंट कलर की। सबसे कम फोकस ये है, सबसे ज्यादा फोकस ये है। आपने प्रूव किया रेड फोकल, रेड कलर का फोकल वायलेट से ज्यादा है। इसका मतलब है दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ रेड कलर एंड दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ वायलेट कलर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ रेड। मीन्स जब लेंस व्हाइट लाइट फेस करता है तो डिस्पर्जन में कलर को स्प्लिट करता है और डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर इकट्ठा करता है। इसकी वजह से जो इमेज है वो कलर्ड एंड ब्लर्ड हो जाती है और हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। इस डिफेक्ट को क्रोमैटिक एबेरेशन कहते हैं। तो क्रोमैटिक एबेरेशन का मतलब होता है लेंस ने अगर डिस्पर्जन शो कर दिया तो वो डिफरेंट कलर को डिफरेंट पॉइंट पर फोकस कर देगा, जिसकी वजह से ब्लर हो जाएगा। और ब्लर होने के साथ ही डिफरेंट कलर अलग अलग पॉइंट पर फोकस है, तो इसकी वजह से आपको इमेज की क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वन अबव द अदर होते तो एग्जैक्ट वाइट होते, ये पोलराइज टाइप के होंगे या कह लीजिए ब्लर टाइप के होंगे। तो हम कहते हैं कि जब डिस्पर्जन की वजह से लेंस डिफरेंट कलर्स को एक पॉइंट पर फोकस नहीं करता, अलग अलग पॉइंट पर फोकस करता है, तो इमेज कलर्ड एंड ब्लर्ड हो जाती है। एंड नाउ दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द क्रोमैटिक एबेरेशन। ये गलत लिखा है मैंने, क्रोटिक लिख दिया है, क्रोमैटिक होना चाहिए था। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक वही क्रोम्स वाला, क्रोमोसोम्स वाला, क्रोमैटिक ये है सही, क्रोमैटिक एबेरेशन। तो क्रोम्स का मतलब यहाँ कलर से है। लेंस का डिफरेंट कलर्स को एक पॉइंट पर ना फोकस कर पाना इज कॉल्ड द क्रोमैटिक एबेरेशन। दूसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन क्या है? अगर हम लेंस को देखें तो पूरा लेंस तो गोल है, ये देखिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ठीक है। इस लेंस में जो सबसे बड़ी सर्किल बनेगी आउटर, ये पूरा लेंस, अगर हम लेंस ऐसे पकड़े, लेंस ऐसे पकड़े तो लेंस बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा, यानी किनारे किनारे एक सर्कुलेशन पूरा करें तो लेंस पतला पतला है। जो बॉर्डर पर लाइट रेज है वो काफी कम ग्लास फेस कर रही है और जो सेंटर में होंगी वो ग्लास ज्यादा फेस करेंगी। तो आपको क्या लग रहा है, जो ग्लास कम फेस की, जो ग्लास ज्यादा फेस की, वो एक ही जगह पर फोकस हो जाएंगी? आंसर है नो। यहाँ डिफरेंट कलर का डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होना वाज द क्रोमैटिक। और कांच क्या था, अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ लेंसेज आर, मटेरियल ऑफ लेंस इज डिफरेंट। और स्फेरिकल एबेरेशन में क्या है, डिफरेंट जोन हैज डिफरेंट थिकनेस, अकॉर्डिंगली उनसे फोकस होने वाली रेज अलग अलग जगह पर फोकस होंगी। इस डिफेक्ट को, जिसमें लेंस के स्फीयर होने की वजह से या कर्व्ड होने की वजह से डिफरेंट जोन की थिकनेस अलग अलग हो जाती है और वो अलग अलग जगह पे लाइट रे को फोकस करते हैं, इसको हम स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। तो अगर हम ये लेंस ले लेते, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते, तो लेंस से आने वाली सभी रे को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक जो वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो बहुत ज्यादा ग्लास फेस कर रही हैं, इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। नियर द प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उनको पैरा एक्सियल कहते हैं, पैरा
एक्सियल। ये ज्यादा ग्लास फेस की है, ज्यादा बेंड होंगी तो पहले ही कहीं फोकस हो जाएंगी। दिस इनको बोलते हैं फोकस पॉइंट ऑफ पैराक्सियल रेज। और दूसरी वो रेज होती है जो एकदम लेंस के बॉर्डर पर होती है, इनको मार्जिनल रेज कहते हैं। ये काफी कम थिकनेस आप ग्लास को फेस कर रही हैं, कम थिकनेस फेस कर रही हैं तो कम बेंड होंगी, मतलब मोस्टली सीधे निकलने की कोशिश करेंगी। अगर ऐसा है, अच्छा नाम रख दे रहा है, नाम है मार्जिनल, मार्जिन पर है भाई, बॉर्डर पर है तो मार्जिनल हो गई, अब बीच में है तो पैराक्सियल हो गई, तो ये हो जाएगा मार्जिनल, मार्जिनल रेज। ये इन्होंने कम ग्लास फेस किया, कम मुड़ी, मोस्टली सीधे निकलने की कोशिश कर रही है, तो ये यहां कहीं आके फोकस होंगी, इनको बोलते हैं फोकस ऑफ मार्जिनल रे। मतलब पैरा एक्सियल रे जो सेंट्रल प्रोपोर्शन ऑफ द लेंस में है वो पहले ही फोकस हो गई, और जो बॉर्डर पर पड़ी वो दूर फोकस हुई। अगर आप स्क्रीन यहां रख देंगे तो क्या इतना फैल नहीं गया, मतलब ये सेंटर में है और पूरी लाइट स्प्रेड हो गई। अगर यहां रख देंगे तो ये सेंटर में है और ये वाली लाइट स्प्रेड हो जाएगी, यानी फिर तो आपको कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज मिलेगी। कलर्ड एंड ब्लर नहीं कहते हैं, कहते हैं वेरी डिफ्यूज्ड इमेज, डल, डिम, स्प्रेड इमेज मिलती है, और साफ साफ दिखाई नहीं देता उसमें। जैसे अभी हम इस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर दें तो इतना ब्लर हो जाएगा कि आपको ये तो लगेगा कि कुछ लिखा गया है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। वो ब्लरनेस जो है वो बढ़ जाएगी। वो ब्लरनेस इस वजह से है क्योंकि जो रेज है वो एक कॉमन पॉइंट पे ना फोकस होके डिफरेंट पॉइंट पर फोकस हो रही है। इस सिचुएशन को, जिसमें लेंस के अलग अलग जोन की विड्थ अलग अलग होने से फोकल अलग अलग हो जाता है, इमेज डिफॉर्म हो जाती है, इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। इसीलिए लैब में या डेली लाइफ में जब हम लेंस बनाते हैं तो लेंस बहुत मोटा नहीं बनाते, हमेशा हम स्लिम लेंस बनाते हैं। उसको मार्केट में जीरो फिगर कहते हैं। मीन्स हम लेंस ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लेंस हमेशा स्लिम एंड ट्रिम बनाएंगे, जीरो कैलोरी वाला, लाइक दिस। और अगर फाइन हो सकता है तो और अच्छी बात है, यानी लेंस खूब पतले पतले बनाए जाते हैं। आंसर है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डिफरेंट जोन की विड्थ में ज्यादा अंतर ना आए। सेंट्रल के रिस्पेक्ट में बॉर्डर जो है उस पर ज्यादा डिफरेंस ना आए, और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो ये जो डिफरेंस आया ये ज्यादा नहीं होगा, तो एक पॉइंट पर फोकस होगा। तो स्फेरिकल तो एक लाइन में कवर हो जाएगा। वो लाइन ये है कि अगर हम एक लेंस को देखें तो सेंट्रल जोन वाइड है, एंड की तरफ जाने पर ये थिन हुआ है, सेंट्रल वाली पैरा एक्सियल रेज है, बॉर्डर वाली मार्जिनल रेज है। जब पैरा एक्सियल और मार्जिनल लेंस से पास होती हैं, डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होती हैं, तो इस केस में एक ब्लर्ड इमेज बनती है। इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। इसको दूर करने का एक सबसे आसान उपाय है कि हम लेंस को स्लिम एंड ट्रिम कर दें, यानी हम थिन लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, नॉट द थिक। पीछे डेरिवेशन में जाइए तो हम कहते नहीं थे कि लेंस की थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल। हम लेंस की थिकनेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर। क्यों? क्योंकि हमने पतले लेंसों का इस्तेमाल किया है। अब आ जाइए क्रोमैटिक एबरेशन पे। क्रोमैटिक एबरेशन का क्या मतलब, क्रोमैटिक एबरेशन को कैसे दूर करें? क्रोमैटिक एबरेशन क्या था? जब लेंस पर व्हाइट लाइट आई थी तो वो अलग अलग कलर को अलग अलग पॉइंट पर फोकस कर देता था, जिसकी वजह से हमें कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज मिलती थी, जिसको हम क्रोमैटिक एबरेशन कहते थे। इसको दूर करने का बड़ा आसान सा उपाय है, हम दो अलग अलग लेंस लेते हैं, एक मतलब एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, मतलब एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव एक की फोकल लेंथ नेगेटिव, दोनों का मटेरियल अलग अलग लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और इसको बोलते हैं लेंस डबलेट। लेंस डबलेट या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कह लीजिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था लेंस कंबाइन। अभी
एक की फोकल लेंथ है f1, मटेरियल है ओमेगा 1, साइन बाद में यूज कर लेंगे। दूसरा लेंथ है f2 और जिस मटेरियल का बना है ओमेगा 2, और इनको अरेंज करते हैं, हम डेराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि नई साल आना है। अलग बात है कि आपको एक आध प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि दो लेंथ अपोजिट नेचर के हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं, इनको ऐड कर दिए इन सच अ वे कि किसी भी कलर की लाइट हो, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे व्हाट एवर बी द कलर, ये सारे कलर एक जगह पर फोकस होंगे। यानी फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। दिस ये अगर है हो जाए कि दोनों लेंथ मिलके, मतलब ये अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट से बेंड कर रहा है, ये भी अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट से बेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, वो डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन ये ओवरऑल कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इस तरीके से हो जाए कि डिफरेंट कलर एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाए, तो ऐसे लेंस कॉम्बिनेशन को एक क्रोमैटिक डबलेट कहते हैं। एक क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर में टूटना, और एक क्रोमैटिक का मतलब होता है वापस जुड़ जाना। यानी लेंस में डिफरेंट कलर का डिफरेंट पॉइंट पर ना फोकस होना इज द एक्रोमैटिक। तो दो लेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जब सभी कलर सेम फोकल लेंथ के हैं, एक जगह फोकस हो रहे हैं, अब इसमें डिफेक्ट नहीं रहा, इसको बोलते हैं एक क्रोमैटिक डबलेट। ए क्रोमैटिक डबलेट। और कंडीशन क्या आती है कि ये कब ऐसा करेंगे, बड़ा आसान है। इसके लिए लगा देते 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2 3 बार, एक बार रेड के लिए, एक बार वायलेट के लिए, एक बार येलो के लिए। इसके लिए लगा देते 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2 3 बार, येलो के लिए, रेड के लिए, वायलेट के लिए, और अरेंज कर देते, तो हमें जो डेरिवेशन मिलता वो मिलता फर्स्ट लेंस का ω/f प्लस सेकेंड लेंस का ω/f अगर 0 हो जाए तो ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन सभी कलर्स को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म। हमने ये डिराइव नहीं किया, हम कह रहे हैं कि लेंस मेकर फार्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा इसके लिए, वायलेट, रेड और येलो के लिए 3 बार इसके लिए लगाना पड़ेगा। उनको अरेंज करेंगे, सॉल्व करते करते मिलता है दिस। आपको एक नंबर के लिए स्ट्रगल करना है, हमने डिराइव नहीं किया, अदरवाइज आप नोट्स में देख सकते हैं, वहां भी आपको समरी मिल जाएगी, बुक में ढूंढेंगे तो आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। यानी अगर हम दो लेंसेज ऑफ मटेरियल ω1 ω2 हैविंग द फोकल लेंथ f1 f2 को इस कंडीशन में अरेंज कर दें कि ω/f इसका ω/f इसका ऐड करते ही 0 हो जाए, तो ऐड करते ही 0 हो जाए मतलब क्या, एक फोकल लेंथ पॉजिटिव रखाएगी, एक फोकल लेंथ नेगेटिव रखाएगी, और ओमेगा तो नंबर होता है। तो देख लीजिए, इसीलिए एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, यानी कि एक कॉन्वेक्स प्लस एक कॉन्केव में ये फीचर होता है कि वो सभी कलर की रे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, तो इसको एक्रोमैटिक डबलेट कहते हैं। और अगर दो लेंस कॉम्बिनेशन का ω/f प्लस ω/f 0 होता है तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म। अब हम लेंस से बाहर निकल रहे हैं, इतना लेंस में आपको पढ़ना था। कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म, एक्रोमैटिज्म। इधर 4 साल हो गया, इन पे प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी होनी चाहिए, हम आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम देंगे। आ जाइए सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, जिसमें क्रिटिकल एंगल का एक से फॉर्मूले है और 5-6 तो एप्लीकेशन है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CIR। हेलो, साउंड क्लियर है? हेलो, यस सर। अच्छा, हम क्या बड़ी शांति है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो जैसे लग रहा है सब थकुआ गए हैं। चलिए ठीक है, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो आज हम लोगों ने अभी तक 2 चीजें देखी। द वन थिंग इज क्रोमैटिक एबेरेशन एंड अदर वाज द हिस्टोरिकल एबेरेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन क्या था? लेंस व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर में स्प्लिट कर देता है और उनको अलग अलग जगह पर फोकस करता है, जिसकी वजह से इमेज कलर एंड ब्लर हो जाती है। इसको हम क्रोमैटिक एबेरेशन कहते हैं। इसको दूर करने का फार्मूला है
जब हम दो लेंस, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव को चिप टुगेदर करते हैं अंडर द कंडीशन ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0 से, तो ये दोनों मिलके सभी रेस को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको एक क्रोमैटिक डबलेट कहते हैं। और लेंस के स्फीयर का पार्ट होने की वजह से सेंट्रल जोन और साइड जोन की थिकनेस में अंतर आ जाता है। इस अंतर की वजह से लेंसेज सभी रेस को पैरा एक्सियल एंड मार्जिनल एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इमेज ब्लर्ड हो जाती है। इसको स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। तो इसको एक एक लाइन आ जाइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा पार्ट है और इसमें 4 न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का मिलना चाहिए। इसमें थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो थोड़ा हम स्लो हो रहे हैं और आपको थ्योरी समझा रहे हैं, फिर एप्लीकेशन पर आएंगे तो फास्ट होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है टिर। टिर नहीं है ये, दिस इज अ टिर, टिर टिर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में आपने ये देखा था कि अगर आपके पास एक मीडियम सेपरेटर है जेड जेड डैश, जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और एक किसी एक को रेयर कहते थे, किसी एक को डेंसर कहते थे। चलिए ये रेयरर है और ये डेंसर है। और आपको पता है कि जब आप डेंसर से रेयरर में जाते थे तो रेज बेंड अवे टू नॉर्मल होती थी, यानी ये सिंगल एरो रे है। डेंसर से रेयरर में अगर जा रही है तो ये बेंड अवे टू द नॉर्मल होगी। अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें, दिस डबल एरो, और बढ़ा दें दिस ट्रिपल एरो, और बढ़ा दें दिस 4 बार एरो, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, जो सेकेंड एरो है वो और दूर हो गई, थर्ड एरो और दूर हो गई, फोर्थ एरो पता चला ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस। मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे नेक्स्ट मीडिया में नहीं जाती, बट ग्रेजेस अलोंग द कॉमन इंटरफेस। ग्रेजेस का मतलब ये मीडियम सेपरेटर है, ये नॉर्मल है, ये डेंसर है, ये रेयरर है। और डेंसर टू रेयरर में, डेंसर टू रेयरर में अवे टू द नॉर्मल का केस होता है, तो सिंगल एरो हो गया। एक एंगल ऐसा है, ये एंगल कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम, जिसके लिए रे इस मीडियम के कॉमन इंटरफेस में जाती है, ना तो वो रेयरर में दिखती है ना डेंसर में दिखती है, इस पर निकल गई। या ऐसे कह लीजिए क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो रेज नॉर्मल से दूर हटती हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो और दूर हटती हैं, और दूर हटती हैं। एक एंगल ऐसा होता है कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अगर हम ये वाली रे हटा लें और हम कहें कि ये क्रिटिकल एंगल पर अगर ये रे डेंसर से रेयरर में जाने वाली है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है इन द डेंसर मीडियम जब लाइट रे रिफ्रैक्ट तो होती है लेकिन वो दोनों में से किसी भी मीडियम में नहीं होती, कॉमन इंटरफेस पर होती है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, डेंसर को आप नाम देते थे 2, रेयरर को आप नाम देते थे 1, और आपके पास होता था 2। अब 2 से 1 में जा रहा है, 2n1 sin c by sin 90। यानी कि जब क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो इंटरफेस पर ग्रेज करती है, मूव करती है, या कह लीजिए 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन शो करती है। तो स्नेल्स लॉ हुआ 2n1 is equal to sin c by sin 90, sin c by sin 90। 2n1 आपको पता है 2n1 इज नॉट द प्रॉपर वे, इसको लिखना चाहिए 1/1n2, यानी 1/n। n विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडिया। जैसे ग्लास है, एयर है, तो GNA ये हो जाएगा GNA, और आपको क्या दिया होगा, आपको तो ANG दिया होगा ना, तो क्या हो जाएगा GNA इज इक्वल टू 1/n
ANG, यानी एक्चुअली में ये 1/n है और ये हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल लगा के दिखा दे रहे हैं अभी, ये हो जाएगा sin C sin 90 होता है 1, इकलौता फार्मूला है। इफ n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स then the critical angle for the media is related as the 1/n is equal to sin C. For example, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं कहता कि ये डेंसर मीडियम है और मैं कहता ये रेयरर मीडियम है, मैं कहता कि डेंसर को 2 कहते हैं, रेयरर को 1 कहते हैं, मैं कहता कि हमें n के बारे में बताए, n का मतलब 1 and 2 से है, मतलब रेयरर एंड डेंसर। अलग बात हम चलेंगे डेंसर एंड रेयरर तो हो जाएगा 2n1, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। हमेशा हम लिखते हैं 1n2, मतलब हाउ मच डेंसर इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, हाउ मच 2 इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। इसका मतलब है हाउ मच 1 इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो गलत हो जा रहा है पढ़ने में। तो हमारे कहने मतलब है कि ग्लास एंड एयर आ गया तो ठीक है, उसको आगे बढ़ा के 1/एयर एंड ग्लास कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक डेंसर है 2, एक रेयरर है 1। मैं कह रहा हूं कि एक एंगल ऐसा मिला हमें डेंसर में 45 डिग्री पर कि जब हम इस 45 डिग्री पर रे को एंट्री कराए तो देखे ना रेयरर में है ना डेंसर में है, मतलब वो इस मीडियम में निकल गया। अब हम आपसे कह रहे हैं बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना। आपको पता है कि जब रे इंटरफेस पर ग्रेस करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल का n के साथ रिलेशन होता है sin C is equal to 1/n। नाउ sin C is the 45, n नहीं पता, ठीक है। नाउ sin 45 1/√2 हो जाएगा is equal to 1/n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्या आ गया, n is equal to √2। √2 होता है 1.414, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1 हो और ये 1.414 हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। तो 1.414, तो क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. और एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दें तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि स्टेप 1, अगर हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो हमेशा रेज अवे टू द नॉर्मल होंगी। जब हम डेंसर से रेयरर में क्रिटिकल एंगल पर चलेंगे तो उस केस में हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलेगा, और यहां हमारे पास हो जाएगा sin C इक्वल टू 1/n। और जब हम अबव द क्रिटिकल एंगल पर हिट कराएंगे, अगर ये एंगल इन द डेंसर मीडियम अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ये एग्जैक्टली उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90। और इंटरेस्टिंग, जितना ये एंगल होता है उतना ही ये होता है, इसे बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? यहाँ ये बोल रहा है टाइम आउट हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में ये कट जाएगा, फिर हम लोग री लॉग इन होंगे आफ्टर 5 मिनट, जैसा हमेशा होता है। तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर का एंगल अगर है तो उस केस यानी डेंसर में हम ग्रेटर देन क्रिटिकल पर चलेंगे तो वापस उसी मीडियम में आ जाएंगे एग्जैक्टली अंडर द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से एबव एंगल पर अगर रेज है डेंसर मीडियम में तो वो उसी मीडियम पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इससे पहले कि हम आपको बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हम 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगाकर आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम एक बीकर में पानी ले लेते, ध्यान से सुनिएगा, आईआईटी का न्यूमेरिकल है आसान, लेकिन आईआईटी का इसलिए क्योंकि पीआईआर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से उनको पता नहीं होता है, और ये 1 नंबर 2 नंबर बोर्ड में रहता है। यहाँ अगर हम एक बल्ब ऑन कर दें, ध्यान से सुनिएगा, और ये एक रे लेके चले तो ये तो निकल जाएगी सीधे ऐसे, नॉर्मल इंसिडेंस तो कभी नहीं मुड़ती थी ऐसे। अब हमने एक रे ली देश,
एक रे ली दिस, एक बहुत सारी रेज ली, आपको क्या लग रहा है ये सारी रेज बाहर निकल जाएंगी क्या? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ नॉर्मल खींचना चाहिए। अगर ये लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो गई बाहर निकल गई, फिर यहाँ खींचना चाहिए नॉर्मल, अगर ये लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो निकल गई बाहर, यहाँ खींचना चाहिए इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस, और इसके बाहर जितनी रेज है वो सब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। यानी अगर हम बीकर में नीचे एक बल्ब जलाए तो बहुत सारी रेज में से यहां तक जो रेज होंगी इतनी दूर में वो तो बाहर निकल रही हैं, और इसके बाहर वाली रेज एबव द क्रिटिकल एंगल पर होने की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। चारों तरफ घुमा दीजिए, जब चारों तरफ घुमाएंगे तो एक कोन बनेगा, इसको बोलते हैं लाइट कोन। इस लाइट कोन में जितनी रेज होंगी वो लेस देन क्रिटिकल पर होने की वजह से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाएंगी, इसीलिए आपको ये इल्यूमिनेटेड जोन दिखेगा, इससे रेज निकल रही है। इससे क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रे जब आप खींचेंगे तो वो डेंसर टू रेयर चल रही है, लेस देन क्रिटिकल पर है तो वो नेक्स्ट मीडियम में अपीयर होंगी। जब इसके बाहर कोई रे लेंगे तो देखेंगे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब है आपको सिर्फ ये इल्यूमिनेटेड कोन दिखेगा। अब अगर हम कह देते कि एच डेप्थ पर ये लाइट बल्ब रखा था और हम कह देते N is the refractive index of water, तो N is the refractive index of the water का मतलब WN लिखे कि ANW लिखे है, कोई बताएगा? अगर मैं बोल दूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो WN होता है कि ANW होता है? ANW। ANW, हाँ ANW। तो ये बात याद रखिएगा, डायग्राम से लिखेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो ANW है। चलिए अच्छी बात है। अब आपके पास दो कैलकुलेशन है इस डायग्राम के लिए, दो कैलकुलेशन है। पहला तो ये, पहले तो जरा हम इसको एक बार और बना लें। ये एक कोन मिला है जिस कोन में लाइट बाहर निकल रही है, इस कोन के बाहर जब हम लाइट रे को ले रहे हैं तो वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर होने की वजह से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जा रही है। यानी आपको जो बाहर लाइट मिलेगी वो सिर्फ इसी जोन में मिलने वाली है। अब आपके पास यहाँ एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये कि अगर ये H है और आपको पता है ये हमने ये वाली लाइन खींच ली, इसमें इसको R रेडियस का कह लिया कोन के बेस को, और यहाँ जब देखेंगे ये तो क्रिटिकल एंगल होगा ना, ये क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल है तो रे ऐसे है, इसके अंदर आएंगे तो लेस देन क्रिटिकल तो निकल जाएगी, बाहर जाएंगे ग्रेटर देन क्रिटिकल वापस आ जाएगी। अब अगर ये C है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये भी C हो जाना चाहिए। अब आपके पास दो स्टेप है। पहला स्टेप, यहां हाथ रखिए, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। आप लगा सकेंगे साइन C अपॉन साइन 90 वाटर एंड एयर। तो एक स्टेप हो जाएगा साइन C इज इक्वल टू वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर, ये हो जाएगा साइन C इज इक्वल टू वाटर एंड एयर। आपको पता है वाटर एंड एयर को आपको लिखना चाहिए 1 अपॉन एयर एंड वाटर, वही आया साइन C इक्वल टू 1 अपॉन एयर। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। क्यों ट्रायंगल बना लीजिए? क्योंकि ये मान लेते हैं 3 है तो 1/3। आपको कहा याद होगा कि साइन C की वैल्यू 1/3 होती है, 1/√2 पता है, √3/2 पता है। तो अक्सर ये वैल्यू ऐसी दे देते हैं कि उस वैल्यू के लिए आपको C की वैल्यू नहीं पता चलेगी। अब C 54 डिग्री आना हो तो आप कहाँ निकाल पाएंगे 54 डिग्री? अब फिजिक्स में मैथमेटिक्स नहीं लगाने जाएंगे तो करते क्या है, या तो यही छोड़ दीजिए आंसर, हमें आगे जाना है। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल में इसको C करिए तो साइन C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा √n² - 1, जबकि ये एयर एंड W है। हमको क्या बेनिफिट हुआ? एक स्टेप था ट्रायंगल बना के छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप आइए, इसके ऊपर tan लगा दीजिए। जब tan लगाएंगे तो हो जाएगा tan C इज इक्वल टू R/H, R/H। एक्चुअली में आपसे ये R पूछा गया था कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बताइए जिससे लाइट से बाहर निकल जाती हैं।
तो यहाँ से R हो जाएगा H tan C। अगर C निकाल लिए थे तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए थे तो tan C आप इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। इस ट्राइंगल पर जब आप लगाएंगे tan ओवर दिस एंगल तो जाएगा 1/this, यानी कि sin C से tan C निकालने के लिए ट्राइंगल बनवाए थे। अगर ये साफ सुथरा ये √2 दे दिया होता तो C 45 पा गए होते तो ट्राइंगल की जरूरत नहीं होती, 45 रख देते। लेकिन हमें पता है ये वैल्यू ऐसी देंगे कि वो आपको पता ही नहीं है, तो उस केस में आप sin C को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ट्राइंगल में कन्वर्ट होने के बाद आप tan C उस ट्राइंगल से लिखेंगे तो आपको tan C मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा √n² - 1 और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू R/H, हो जाएगा। ठीक लिखे हैं, tan C sin C 1/n परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan C हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ये यहाँ से R निकल जाएगा, R इज इक्वल टू H अपॉन √n² - 1। ये अब यही क्वेश्चन ऐसे आया है कि एक फिश है इन द बॉटम ऑफ द लेक, जिसके आई पर एक लाइट कोन बन रहा है। अच्छा, शायद जब आप स्विमिंग पूल में उतरे कभी, नीचे पानी में नीचे डूब के तैरे, तो आप देखेंगे आपको बाहर की सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी, आपके आई पर एक कोन बनेगा, उस कोन में आने वाले ऑब्जेक्ट ही आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस कोन के अंदर जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, लेकिन कोन के बाहर वाली लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देंगी, जिसकी वजह से वो जिस मीडियम में है उसी मीडियम में ट्रैप हो जाएंगी और आपको नहीं दिखेगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि एक फिश है, एच डेप्थ बिलो है, और वो एक कोन में आने वाले ऑब्जेक्ट को ही देख पा रही है, तो उस कोन का रेडियस बताएं। तो पर्पस तो यही है, स्टेप 1 ये लगेगा, स्टेप 2 ये लगेगा। स्टेप 1 से ट्रायंगल इसलिए बनाए क्योंकि हम यहाँ C की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो C से ट्रायंगल जनरेट हो गया। अब इस C के ऊपर tan लगा दीजिए तो इस ट्रायंगल से आपको tan C की वैल्यू मिल गई, जब रखेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ इतना ही है कि जब डेंसर से रेयरर में हम जाने की कोशिश करते हैं, रेज, लाइट रेज जब डेंसर से रेयरर चलने की कोशिश करती हैं तो वो नॉर्मल से दूर हटती हैं। एक एंगल ऐसा है डेंसर में जिसपे लाइट रे जैसे ही इंटरफेस पे हिट करेगी वो नेक्स्ट मीडियम में अपीयर नहीं होगी, वो कॉमन इंटरफेस पर। रिकॉर्डिंग ऑन। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज दैट हमें डेंसर टू रेयरर जाना है, एंड द सेकेंड वन इज दैट हमें ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर मेंटेन होना है। इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करनी है। तो आपसे पूछते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप लिखते हैं देयर आर 2 कंडीशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड simultaneously for total internal reflection to occur. The first one is that rays must travel from denser to rarer medium, and second one is that the rays must be above the critical angle, so they will show the total internal reflection. Total internal reflection में होता ये है कि लाइट रे जब डेंसर टू रेयरर चलती हैं तो एबव क्रिटिकल एंगल पर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब आ जाइए डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी फिनोमिना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट है। उससे पहले एक न्यूमेरिकल और याद आया, ये 2021 बोर्ड के लिए। एक तो ये फिश का था कि फिश के आई पर एक लाइट कोन बन रहा है जिस कोन में आने वाले ऑब्जेक्ट को वो फिश देख पाएगी, उसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं दिखाई देगा ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और आता है क्वेश्चन प्रिज्म के लिए, तो जरा मैं आपको याद दिला दूं। दो क्वेश्चन याद आया, एक और याद आया, अक्सर आया हुआ है, दोनों देख लीजिए। एक क्वेश्चन PIR का नहीं है, प्रिज्म का है, स्पेशल केस है। जैसे प्रिज्म में आपके पास ये यहाँ 3 प्लेन सरफेसेस होती थी इंक्लाइंड एट सम एंगल, इसको प्रिज्म एंगल कहते थे। एक क्वेश्चन होता था जिसमें ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें कहते हैं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जब वो सेकेंड मीडियम में एंटर करके
मतलब एयर से प्रिज्म के अंदर एंटर की और एंटर करके दूसरे सरफेस पे गिरी और नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, मतलब ये 90 हो गया। अब आपको पता है अगर ये 90 हो जाएगा तो ये अगर ऐसे गई है तो फट से पलट के वापस आ जाएगी एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। दोबारा सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि प्रिज्म के लिए एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जब वो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई और एंटर करने के बाद सेकेंड सरफेस पर हिट हुई तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब 90 डिग्री हिटिंग से होता है, और आपको ये भी पता है कि अगर 90 डिग्री पर हिटिंग है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी कि जिस ट्रैक को फॉलो की थी उसी ट्रैक पर वापस आ जाएगी। अब इसमें जो भी पूछ रहे हैं वाट एवर भी होल्ड कर लीजिए। और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है वो ये है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये ए है, ये एन है, और हमने यहाँ लाइट रे को अगर आई एंगल पर हिट होने दिया और ये बेंट टुवर्ड द नॉर्मल का केस हुआ, ऐसे आई और यहाँ नॉर्मल ढूंढा हमने ऐसे। आपको पता है कि अगर ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट मीडिया में लाइट अपीयर नहीं होगी। क्यों? ग्लास एंड एयर वापस पलट के आ जाएगी। कम से कम तो सी होना चाहिए ना, कम से कम तो सी होना चाहिए, क्योंकि कम से कम सी होगा तो ये ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस होगी, और ग्रेटर देन सी होगा तो पलट जाएगी। इसका मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड सरफेस पर टीआईआर होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्या कोई ऐसा है जिसको दोनों क्वेश्चन में आंसर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है ना, इसमें टीआईआर नहीं है। Yes, sir. इसमें हम कह रहे हैं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया और लाइट ने रिफ्लेक्ट बैक होके अपने ट्रैक को रिकवर किया। और दूसरे में हम कह रहे हैं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर रे जब रिफ्रैक्ट होके दूसरे सरफेस पर टकराई तो बाहर गई ही नहीं। ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि यहाँ जो हिटिंग एंगल है वो कम से कम क्रिटिकल रहा होगा, और अदरवाइज ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाता तो बल्ले बल्ले वापस आ जाता। अब कुछ भी पूछा हो, हम जितने रिलेशन बन सकते हैं वो सारे रिलेशन आपको लिख करके दिखा रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर ये ए है, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस ए नहीं हो गया? क्यों? ये और ये मिला के 90 है, ये ए है, ये 90 और ए हो जाएगा 90 माइनस ए। अब ये और ये मिला के 90 है, ये 90 माइनस ए है, इसका मतलब है ये ए हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लिख पाएंगे एयर एन ग्लास इक्वल टू साइन आई बाई साइन ए। जो भी कैलकुलेट करना है आपको मिल जाएगा, यानी एक ही रिलेशन है ये। इसको 1 कह लीजिए रेयर है, इसको 2 कह लीजिए डेंसर है। नाउ 1 एन 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन ए। अब यही एक रिलेशन और कुछ नहीं है। जो शायद एन अननोन हो, शायद ए अननोन हो, या शायद आई अननोन हो। जैसे मुझे याद आ रहा है एन और ए दिया था, पूछा था व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट रे इज रिपीटिंग इट्स ट्रैक इन ओरिजिनल वे। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए कि लाइट रे सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस शो कर दे और रिफ्लेक्ट बैक होके अपने पुराने ट्रैक को रिकवर कर ले। एक कॉन्सेप्ट। आ जाइए दूसरा। आपको पता है कि यहाँ टीआईआर होने के लिए कम से कम सी चाहिए। अब आप ऐसे सोचिए, चलिए मान लिया ये सी है, अगर ये सी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी। और आप इस एंगल के बारे में सोचिए तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए मान लेते हैं ये जानना चाहते हैं ये कितना है, तो हो जाएगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस सी। ये और ये 90 होता है, ये नॉर्मल है, और ये सी होता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी। दिस इज 90 माइनस सी। देखते रहिएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से मिल जाएगा दिस, ये होल्ड कर लीजिए, उस तक को उधर फेंक दीजिए। ये इधर आएगा तो माइनस 90 जाएगा 90, ये इधर आएगा तो जाएगा माइनस ए, उधर जाएगा तो जाएगा प्लस सी। यानी ये हो गया 90 माइनस ए प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? ये और ये 90 है, ये और ये 90 है,
इतने में से अगर ये माइनस कर दें, यानी 90 में से ये माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। चलिए इसको आर कह ले रहे हैं। अगर आर कह ले रहा है तो जाएगा 90 माइनस ये वाला एंगल, क्या निकालें ये वाला मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस सी। ना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा ए माइनस सी, यानी आर इक्वल टू ए माइनस सी। फिर वही लग जाएगा 1n2 साइन आई बाई साइन आर एंड आर इज द ए माइनस सी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है, ये 5 नंबर में आती है। अब इतना आसान और 5 नंबर, बात है कि इसके पीछे थ्योरी छिपी हुई है, ये रफ कैलकुलेशन आपको करने पड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ का स्टेप है 1n2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर दैट इज द ए माइनस सी। क्लियर है? ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है? हेलो? यस सर। चलिए अच्छी बात है। तब अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको कॉमन देखने को मिलेगी नीट में एंड आईआईटी में। आपको मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी है और ये बहुत पहले आई है। इधर 4 साल में एक बार वो प्रॉब्लम आई है। फिश के आई पर जो कोन है, उस कोन पर कोन एंगल वही पूछा है, या आपसे हाइट, डेप्थ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो। तो हमने 3 प्रॉब्लम कवर की। इसमें 2021 में बोर्ड की एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो अभी मैंने कवर नहीं की है, उसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में टीआईआर की डेफिनेशन और कास्ट पूछ ले तो आप यही कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब रेज डेंसर टू रेयर अबव द क्रिटिकल एंगल पर चलती हैं तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टीआईआर की 2 कंडीशन होती हैं, डेंसर टू रेयर चलना चाहिए फर्स्ट, एंड सेकंड होता है अबव द क्रिटिकल होना चाहिए। इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। अब न्यूमेरिकल है तो लिखना कुछ है ही नहीं, आपको कहना है इट इज वेल क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 निकल दी। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है कि बता रहे हैं यहाँ ये है वहां ये होगा, यहाँ कैलकुलेट, कुछ नहीं। इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, बिना लैंग्वेज लिखते चले जाइए, एकदम सॉलिड। वो टीचर समझ जाएगा कि यू आर वेल कॉन्सेप्चुअल एंड यू आर एबल टू सॉल्व। वो अब स्टेप पर ही आपको मार्क्स देके आगे निकल जाएगा। अगर फाइनल आंसर आपने गड़बड़ भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए टीआईआर पढ़ तो लिया हमने, डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी फिनोमिना है, या क्या कोई ऐसी फिनोमिना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती हो। सबसे पहला एग्जाम्पल है मिराज। आपको शायद पता हो या मोस्टली पता हो कि जब रेगिस्तान में या डेजर्ट में या हॉट सरफेसेस पर आप दूर से कहीं देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पानी होगा। कभी हाईवे पर आप गाड़ी चला के देख लीजिएगा भरी दोपहरी में, जब आप बाइक, स्कूटी या साइकिल चला रहे होंगे तो काफी दूर आपको दिखाई देगा पूरी रोड भीगी हुई है, लेकिन रियल में ऐसा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, कभी ऐसा दिखा है? नहीं दिखा है? नहीं सर, सुने ये। अच्छा, नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा। आप कभी, आप बहुत तेजी से, बहुत जब गर्मी पड़ रही हो, जैसे मई जून की गर्मी है दोपहर में, और निकलिए तो ये मेडिकल रोड अब तो ये हो गई है, कोई भी अच्छी रोड जो बन गई हो उस पे देखिए पूरा लगता है पानी से भीगा हुआ है, और लेकिन होता नहीं है। अब आ जाइए, इसको हम यहाँ फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं। हम पहले बता दें कौन कौन सी फिनोमिना है। एक है मिराज। मिराज क्या है? हम रेगिस्तान में, हम मतलब किसी से भी है, अगर वो रेगिस्तान में है और उससे वो प्यासा है या पानी ढूंढ रहा है, जब वो हाई हाइट पर चढ़ के दूर कहीं ऐसे देखने की कोशिश करेगा, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, तो जब वो ऐसे देखने की कोशिश करता है उसको काफी दूर आभास होता है कि वहां पानी है, वहां पानी है, क्योंकि वहां जो भी ट्रीज वगैरह है या स्काई ऑब्जेक्ट है वो उसको जमीन पर इमेज बना हुआ दिखाई देता है, और उसे लगता है कि वहां पूल ऑफ वाटर है, क्योंकि पेड़ की उल्टी इमेज या ऊपर के ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज नीचे जमीन पर दिखाई देने के पर एकदम लगेगा वहां पानी है।
लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। हम लोग छोटे थे तो कहानी सुनाया जाता था कि रेगिस्तान में लोग भटक के प्यासे मर जाते हैं। भटकते क्यों है? पलटी मार के बैठ जाना चाहिए। भटकते इसलिए है कि जब वो ऐसे देखते हैं दूर तो उन्हें इन्वर्टेड इमेज दिखती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ऑन द ग्राउंड, उन्हें लगता है वहां पानी है, दौड़ के बेचारे जाते हैं। एक तो प्यासे हैं, ऊपर से भाग के पहुंचे और भाग के पहुंचे देखा यहाँ पानी नहीं है, फिर उछक के देखते हैं ऐसे जैसे अरे वहां है पानी। ऐसे ही करते करते मर जाते हैं और स्टोरी बन जाते हैं कि रेगिस्तान में लोग भटक भटक के मर जाते हैं। तो हम बकायदा आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कि कैसा रे डायग्राम बनता होगा जिसकी वजह से हम पूल ऑफ वाटर की अपीयरेंस को फेस करेंगे। इसको सिंपल वर्ड में इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का मतलब है फॉल्स सीन बाय द आई, आई गलत देख रही है, गोइंग टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं लूमिंग का। लूमिंग में हम ये देखते हैं जैसे जो आर्कटिक कंट्रीज है, ठंडे ठंडे देश, जैसे गोवा हम लोग क्या है, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है नीचे जमीन पर समुद्र की वजह से। तो अगर हम किसी डिस्टेंट शिप को सी में देखें तो वो ना दिखाई दे, क्योंकि अर्थ तो ऐसे है ना, तो अर्थ तो स्फेरिसिटी लिए हुए है, नहीं दिखता है वो अलग बात है। अब पानी जो है, जो सी लेवल वो इस तरीके से काफी नीचे ऐसे चला गया, अब आप है यहाँ और काफी दूर जो शिप है वो यहाँ। एक खास बात है, अर्थ पर एक टेंजेंट खींचा जाता है, इसको हॉरिजन कहते हैं। पूरा अर्थ बना है और अर्थ पर ये एक टेंजेंट खींचा है तो इसको हॉरिजन कहते हैं। इसके नीचे के ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, वही कहता है ना सन सेट, इसी हॉरिजन के नीचे चला जाता है। हॉरिजन के नीचे चला गया तो कहते हैं सनसेट, क्योंकि वो कहीं और अपीयर हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजन एक लाइन है जिसके बिलो आपको नहीं दिखाई देता। तो जहां आप खड़े हैं वहां आप एक टेंजेंट फेस कीजिए अर्थ के पैरेलल, उसके नीचे नहीं देख सकते आप, तो ये शिप आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम रे डायग्राम बना के दिखाएंगे कि जो डेंसर मीडियम अवेलेबल है जिसमें वाटर वेपर और एयर है, उस डेंसर मीडियम की वजह से TIR होगा और इसकी एक रियल और इरेक्ट इमेज यहाँ आपको क्लाउड में दिखाई देगी। यानी कभी गोवा जाइएगा, वहां जो शिप आपको काफी दूर छोटा सा नजर आ रहा है, उस शिप के ऊपर आकाश में देखिएगा तो आपको उसका एक इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगा। इसको लूमिंग कहते हैं। हम रे डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो एक हो गया ऑप्टिकल इल्यूजन मिराज, एक हो गया लूमिंग, और दूसरा होता है सन राइज होने से पहले ही अपीयर हो जाता है, मतलब वो सन अभी हॉरिजन के बिलो है लेकिन हमें दिख रहा होता है, ठीक है, क्यों? या सन सेट होने के बहुत देर बाद तक उसकी अपीयरेंस एटमॉस्फेयर में बनी होती है, क्यों? ये भी जो है सेटिंग एंड राइजिंग, सेटिंग के बाद तक सन की अपीयरेंस और राइजिंग के पहले ही सन की अपीयरेंस हो जाती है, क्यों? और हम यहाँ देखेंगे इंडोस्कोपी। नाक से 2 पाइप एंटर कराई जाती है इन द स्टमक, एक पाइप से लेजर लाइट जाती है और वो स्टमक के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पाइप से करेक्ट कर दी जाती है। इसको इंडोस्कोपी कहते हैं और कंप्यूटर में इमेज बन जाती है। कहने का मतलब है कि इंडोस्कोपी की वर्किंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। और सबसे लेटेस्ट जिस पर आपको 2 नंबर 3 नंबर का न्यूमेरिकल मिलना है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। जो रिलायंस ने जमीन में केबल डलवा रखे हैं, उन केबलों में लाइट सिग्नल्स चलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बियर कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे। कल लेक्चर ऑन है, एक दिन जो लेक्चर मिस हुआ है वो नेक्स्ट डे में कवर कर लेंगे। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे 5:15 to 6:15 में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।